नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन जॉन डन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एज, तो इनकी जो एज थी वो थी प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज। जन्म born in 1572 में इनका जन्म हुआ था। ये फाउंडर थे मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री के ये फाउंडर थे। ठीक है, जब भी ये शब्द आता है मेटाफिजिकल पोइट्री तो नाम सबसे पहले आता है जॉन डन का। अगला फैक्ट है ही यूज मेटाफिजिकल कंसीट। ये मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज है। मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब दो ऐसी डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन और मेटाफर का यूज करते थे। और नेक्स्ट फैक्ट इनके बारे में है, इनको मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। मोनार्क ऑफ विट, इनको मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। ये बाई बर्थ कैथोलिक थे। बाई बर्थ ये कैथोलिक थे और बाद में ये एंग्लिकन बन गए थे। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इनके धर्म के बारे में बताया जाए, परंतु ये चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब ये यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने से मना कर दिया था। और मना करने का कारण ये था कि ये कैथोलिक थे और उस समय इनको जिस समय डिग्री दी जाती थी उस समय ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी, एक ऑथ लेनी पड़ती थी और उस ऑथ का नाम था ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी। ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी। ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि उस समय जो राजगद्दी पर जो भी बैठे हैं वो सबसे सुप्रीम है, और जो एंग्लिकन जो चर्च होता है उसकी सुप्रीमेसी को वो कहीं ना कहीं शो करते थे। अगला पॉइंट एक मैं बताता हूँ कि ये जिस समय मतलब पढ़ रहे थे तो ये एक अपने सर थे, इनके एक टीचर थे जिनके वहाँ जाते थे, जिनका नाम था थॉमस इगर्टन। उनका नाम था थॉमस इगर्टन। थॉमस इगर्टन नाम के एक सर थे। तो ये थॉमस इगर्टन के वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो जिस समय ये थॉमस इगर्टन के वहाँ पढ़ने जाते थे तो इगर्टन के वहाँ उनकी एक भतीजी रहती थी जिसका नाम था एन मूर। इनके वहाँ इनकी भतीजी रहती थी। अब जब पढ़ने जाते थे और ये भी स्टूडेंट थे, एन मूर भी थी वहाँ पे, तो दोनों में प्रेम संबंध हो गए। तो जब दोनों में प्रेम संबंध हुए और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो इन्होंने सीक्रेटली एन मूर से शादी कर ली। तो एन मूर से जैसे सीक्रेटली शादी की तो थॉमस जो इगर्टन साहब थे उनको लगा बुरा। उनको जब बुरा लगा तो इन्होंने वहाँ की जो ऑफिशियल्स थे उनकी सहायता से जॉन डन के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करवाई, जिसके कारण कि जॉन डन का जो कैरियर था उस कैरियर को काफ़ी धक्का लगा। ये था। और इनकी शादी को बिल्कुल ही ऐसे इलीगल माना जाता था। तब इन्होंने एक लाइन लिखी थी, ये बात थोड़ी याद रखने की है कि जॉन डन की जब एन मूर से जब शादी हुई थी और ये शादी लोग इलीगल समझते थे, तब जॉन डन ने एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी थी और वो लाइन है जॉन डन एंड डन अनडन। जॉन डन एंड डन अनडन, ये लाइन उन्होंने लिखी थी। तो इस लाइन का मतलब यही है कि इनकी जो शादी थी उसको लोग लीगल मान नहीं रहे थे, उस शादी को वो एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे। अगला पॉइंट है इनके दो फ्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो फ्रेज है वो ये है, मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। फर्स्ट जो फ्रेज है वो है नो मैन इज आइसलैंड। नो मैन इज आइसलैंड। अब नो मैन इज आइसलैंड इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं, अकेला आदमी, कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और ये बात आज भी लागू होती है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो नो मैन इज आइसलैंड।
सेकंड जो इनकी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि और whom the bell tolls। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस है, कई बार पूछी भी जाती है एग्जाम में, तो ये दो लाइंस हमें याद रखनी होती है। अब हम देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने से पहले हम इनकी जो पोइट्री है उस पोइट्री की थीम को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है पोइट्री की थीम, कई बार पूछी जाती है। तो इनकी जो मेन जो पोइट्री की थीम है ना, वो थ्री थीम्स आर देयर इन द डन्स पोइट्री। तो थीम्स बॉडी एंड सोल, सेकंड है सोल एंड गॉड, और जो थर्ड है वो है मैन एंड हिमसेल्फ, मैन एंड हिमसेल्फ। थीम जो है पोएम्स की वो है बॉडी एंड सोल, सोल एंड गॉड और मैन एंड हिमसेल्फ। ये तीन इंपॉर्टेंट थीम है जॉन डन साहब की। अब हम देख लेते हैं जॉन डन के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो वर्क्स की लिस्ट काफ़ी लंबी थी इसलिए मैंने पहले से लिख दिए। अब हम शुरू करते हैं जॉन डन के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले सूडो मार्टियर, सेकंड एनाटॉमी ऑफ वर्ल्ड, प्रोग्रेस ऑफ सोल, इंपॉर्टेंट वर्क है प्रोग्रेस ऑफ सोल, डिवाइन पोएम्स, बाइट नोट्स और होली सोनेट्स। इंपॉर्टेंट वर्क है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि होली सोनेट्स किसके, तो होली सोनेट्स जॉन डन का, और इसके कई इंपॉर्टेंट सोनेट्स भी है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स बन जाती है। गुड मॉरो, द सन राइजिंग, द कैनोनाइजेशन, एक्सटेसी, गुड फ्राइडे, राइडिंग वेस्टवार्ड, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, बहुत अच्छी पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसमें जो मरमेड और उनका बताया गया है। वैलेडिक्शन फॉरबिडन एंड मॉर्निंग, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, हार्मन टू गॉड, माई गॉड इन माई सिकनेस, डेथ बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट 3% गॉड। इसमें एक में मिस करे वो है द प्ली, द प्ली। तो ये थे हमारे जॉन डन साहब। इनके बारे में एक बात थोड़ी मैं मिस कर गया, वो बात ये है कि ये शुरू में जब लिखते थे ना, तब इनकी जो थीम होती थी बॉडी, लव एंड ऐसा सेक्स, ऐसी कुछ थीम्स होती है। तो बाद में ये मतलब प्रीस्ट बन गए थे, तो ये प्रीस्ट बन गए थे, तो ये सरमन प्रीस्ट करते थे, ठीक है। तो इन लास्ट ये क्या बन गए थे, प्रीस्ट। और प्रीस्ट थे तो क्या प्रीस्ट करते थे, सरमन्स। तो इनके जो सरमन्स हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके जो सरमन्स है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लास्ट में ये प्रीस्ट बन गए थे। तो ये थे हमारे जॉन डन साहब, जिनको कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर कहा जाता है। और जॉन डन आते ही दिमाग में एक ही बात आती है, मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जॉन डन साहब को मेटाफिजिकल पोइट्री का फाउंडर कहा जाता है। ये थे हमारे जॉन डन साहब, इंपॉर्टेंट पोइट है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्प होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।